ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको डेलीगेशन में भेजा गया, आपके कई बयान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, और आपने जो पोजीशनिंग की उसको बहुत अप्रिशिएट लोगों ने भी किया। सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये आईएसआई ट्रेंड मिलिट्री के लोग आकर मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन हुआ उन लोगों का, तो जाहिर है देश का पक्ष रखने के लिए हमेशा हाजिर थे। सर 26/11 पर पी चिदम्बरम का एक बयान अभी हमने सुना हाल में, उन्होंने कहा कि हम तो हमला करना चाहते थे लेकिन सरकार पीछे हट गई, अमेरिकन दबाव आ गया। चिदम्बरम साहब वो लिखे हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ और थी, आज की स्ट्रेटेजी कुछ और है। जो ऑपरेशन सिंदूर हो हम तो उसे सपोर्ट करें। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए, जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे। आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बनाना चाहते हैं लोग। अगर 3 मरतबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह नहीं, कोई नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा। अभी सर हमने बरेली में एक प्रोटेस्ट देखा और आपने उस पर कुछ टिप्पणी भी करी। अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूँ जिसमें मेरा फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया? समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। तो अब आपसे पूछ के मुझे मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और आखिरी बात, लव से क्यों नफरत है बीजेपी को? ये जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते। सर ये जो बार बार बोला जाता है कि वोट चोरी हो रहा है और ये गद्दी छोड़ो, इस पे आप इस पे इंडोर्स करते हैं इस चीज को, कि इस तरह के बयान को? और जो राहुल गांधी जैसे बाहर जाके स्टेटमेंट्स देते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं राहुल गांधी या उनकी पार्टी के ताल्लुक से नहीं बोल सकता, उनके काबिल लोग हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे बीजेपी को हराना है, बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है ना, 24 घंटे ये लोग काम कर रहे हैं। गवाई साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की किसान ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया सर। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकाल लीजिए, कितनी देर के बाद? अरे हाईएस्ट लेवल पे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ओवैसी साहब, आपने समय दिया हमें एएनआई को। तो मेरा अभी तो बिहार के चुनाव का ऐलान हो चुका है और बिहार के चुनाव से मैं अपना शुरुआत कर रहा हूँ इंटरव्यू की। आप इस बार मिथिलांचल में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, क्या ऐसा क्यों? खड़ा तो करना है कैंडिडेट को, और चुनाव लड़ना है। कितने सीट लड़ेंगे इसका पूरा नंबर हमारे अध्यक्ष अख्तर अली मान साहब तय करेंगे अपनी टीम के साथ। मगर हम लोग तो हमारे लीडर ने, अख्तर अली मान साहब ने लेटर लिखा था लालू प्रसाद यादव साहब को, तेजस्वी को, कि हमसे अलायंस की। इसका बैकग्राउंड ये है कि कई बिहार के बड़े बड़े लोग आए थे, आकर मिले और बोले कि सर आप लोग अलग क्यों लड़ते, डिवाइड होता वोट। तो बोले तैयार है, ठीक है आप बोलिए। तो वो लेटर लिख दिए। मतलब आप कंटेंट लिखिए, हम लेटर वो जो बोले हम लिख दिए, भिजा दिए। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी को लिखे, मुझे नहीं लिखे। तो बोले उनको भी लिख दो। उसमें लिख के हमने कहा कि 6 सीट दे दो हमको, आप 5 तो जीते थे पिछले मरतबा। तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करे तो फिर चुनाव तो लड़ना है, लड़ेंगे। तो इस बार क्यों नहीं, आपको क्यों उन्होंने अलग कर दिया? नहीं, अब हमको उससे मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर बिहार के जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स बोलिए, ज़िम्मेदार बोलिए, उन्होंने हमसे कहा था और उनको शिकायत थी कि ओवैसी नहीं करना चाह रहा है। तो मैं बोला भाई आप जो लिख के देंगे हम साइन कर देंगे। आपका आर्गूमेंट पूरा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा, कौन नहीं रोकना चाह रहा है। तो हम तो कर दिया, अब वो नहीं ले ना ले उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी साहब, जब आप अपने कैंडिडेट्स को आते हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है बिहार का इस समय फोकस क्या है, इश्यूज़? सर देखिए, हमारी जो सियासी शुरुआत हुई थी बिहार में, जो सफ़र का आगाज़ हुआ था, सियासी सफ़र,
वो सीमांचल की सरजमीन से होता था। हमने कहा था कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। उस पर हमने एक बड़े बड़े स्कॉलर्स को बिठाकर एक 5 साल पहले एक स्टडी भी करवाई थी, एक बुक भी निकलवाई। तो बेसिकली सीमांचल का जो अंडर डेवलपमेंट है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत ख़राब हैं, वो एक है। दूसरा, ओवरऑल बिहार में जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, और जो सैलाब से ज़मीन कट जाती है, ये बहुत से इश्यूज हैं, ये हैं। और फिर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में। एलिनेशन से मुराद कि भाई हर समाज का, हर कास्ट का एक लीडरशिप है, और 19%, 18% बिहार के मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। तो उस पर भी बड़ा लोगों को तकलीफ़ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। SIR कोई बड़ा इशू है इसमें? SIR तो है, इशू है। हमारी पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान साहब प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनको निज़ाम पाशा एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया। तो SIR का तो है, और अगर जो लोग जिनके नाम कट गए अगर वो नहीं देखे तो फिर आप देखेंगे पोलिंग के दिन फिर एक शोर शराबा होगा। लेकिन अभी ज़्यादा कोई, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रिव्यू नहीं मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 65 लाख तो आप नाम निकलवा दिए, अब इलेक्शन कमीशन और 3.5 लाख निकलवा दिए। तो अख्तरुल ईमान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तो हम लोग कम से कम 1000 नेम्स, उसका टाइम कम था, उसका तो हम डाले, जिनको बताया हमने कि ये ना मरे हैं, ना शिफ्टेड हुए हैं, ना डबल एंट्री है उनका। अब ये 3.5 लाख अब ये फिर चेक करना पड़ेगा। तो डू यू सी इट एज अ कॉन्स्पिरेसी और डू यू सी रेड इन इट? नहीं, हमारा बोलना ये है कि आपको इतना जल्दी क्या था, आप टाइम लेते भाई। आप जून में अनाउंस किए और बोले कि 1 महीने में ये होगा, 1.5 महीने में हो जाए, कैसा होगा ये? इतना बड़ा प्रदेश है बिहार, और कंप्लीट 90% रूरल एरिया है। अब बरसात में भी वहाँ जा नहीं सकते। तो इतना लेबरस था वो, इतना प्रेशर था BLOs के ऊपर। और डेंजरस बात उसमें ये है कि उसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर 2 से 3 मरतबा किसी घर पे जाएंगे, वोटर नहीं मिलेगा, तो वो अपने ERO को बोलेगा, या ERO को वो फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा। तो ये कैसा होगा बताइए? तो इससे ताल्लुक़ ही नहीं, आपका काम है ही नहीं ना ये सिटीजनशिप चेक करने का, तो काम MHA का है वो। तो वैसे आप जाके कैंपेन कर रहे हैं इस बार? मैं तो कई बार जाके आया। तो कैसा रिस्पांस है? आपको लगता है इस बार हवा कुछ है? नहीं, हमारा अच्छा रिस्पांस है, अच्छा कैंडिडेट्स भी हम लोग दिए हैं और अच्छे देना चाह रहे हैं, तो अब मेहनत करना है। तो PK फैक्टर आपको लगता है कि कहीं वहाँ पे काम कर रहा है? नहीं, अब ये हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने आप का। तो आप ही कर इतना मुझे पुराने। अपना फैक्टर नज़र आता है ना, तो अब दूसरों का फैक्टर नज़र आ दिया, मुझे नहीं आता। नहीं तो वो वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है, हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो एक्सक्लूसिवली ये है बोलना तो सही लेकिन नहीं। आप थोड़े इससे नाराज हैं कि आपको महागठबंधन ने इस बार इतना ज़्यादा अपने साथ? नहीं, नाराज़गी का सवाल नहीं है। वो अपनी पार्टी का स्ट्रेटजी तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। मगर जब बिहार के बड़े बड़े मौलाना लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब बोले कि भाई OIC नहीं करना चाह रहे, हम बोले भाई कौन बोला आपको? फिर हमको याद दिलाए, परसों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है महीना भर पहले, किसको वोट दी हम? तो खामोश हो गए। अब उन्हीं को हम बोले कि आप जाके लेटर दे दीजिए। अब वही लोग बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी नीयत सही है, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये अब आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप BJP की B टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बनाना चाहते हैं लोग, मगर हम तो कई मरतबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मरतबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है, इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस, गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाह रहे हैं तो मैं कबूल कर लूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ में OIC को लाने से मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते हैं कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए आप में कितनी कमज़ोरी, आखिर क्या हो रहा है,
कैसे हो रहा है? तो ये अब उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे तो खूब मैं इस इंटरव्यू का एक फ़ायदा उठाता हूँ ये कि मैं पूछता हूँ आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह नहीं, कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था आप कि तो आए थे ऑल पार्टी। होम मिनिस्टर मुझे फ़ोन करेगा कि आप आइए, मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा आप गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात की गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए, देखिए ओवैसी खड़ा हुआ है गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊँ उनके पास? टेक्सटाइल, आपको लगता है बड़ी नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूँ आपको, मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहाँ पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि ज़मीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज़ में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा। भाई वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों बनाया, ये तो ख़राब है, आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर आपका कांग्रेस के साथ तेलंगाना में अलायंस होता है, बाहर आप उनके खिलाफ लड़ते हैं? कहाँ अलायंस है कांग्रेस? नहीं, ऐसा मेरे को अभी मैं सुना कि तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन में आप नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ जुबली इलेक्शन के बारे में। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं आई थी, तो चुनाव में तो हम टीआरएस की सपोर्ट कर रहे थे 28 के असेंबली इलेक्शन में। तो मुझे बोले आपसे मिलना है, मैं गया मिलने उनसे, टूथ एंड नेल अपोज करे, मगर मुख्यमंत्री जाके मिला, बोले ऐसा इशू क्या है असद भाई? बोलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला भाई ये हमारे पास मेट्रो का नहीं है अभी तक। कितना होगा? बोला 2000 करोड़ होगा। मैंने रोड वाइडनिंग के काम रुके हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम बाकी था। मैं तो थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा शॉक भी हुआ कि 3-4 दिन के बाद मुझे वो जियो इशू कर दिया कि मेट्रो लाइन का मैं आके इनॉग्रेट करूंगा, और अभी डेमोलिशन हो रहा है, काम हो रहा है। वो चंद्रामुंटा कॉन्स्टिट्यूंसी में सूरज का काम शुरू है 250 करोड़ का, रोड वाइडनिंग का काम। वैसे जी आपका ऐसा क्या चाम है, आप सबके साथ आपका रिलेशन? चाम का नहीं है सर। देखिए, मैं आपका जाती दुश्मन कहाँ बनूंगा? मुझे जनता ने इलेक्ट किया, मुझे डिलीवर करना है ना, काम करना है। हाँ, पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं? ना बीजेपी से कर रहे हैं, ना किसी से करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपको डेलीगेशन में भेजा गया, आपके कई बयान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बयान थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, और आपने जो पोजीशनिंग की उसको बहुत अप्रिशिएट लोगों ने भी किया। तो आपको लगता है कि यही पोजीशन अब हमको कायम रखनी चाहिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, बीजेपी से पॉलिटिकली लड़ाई आइडियोलॉजी पे होती रहेगी और समंदर के दो किनारे नहीं हो सकते, मगर बीजेपी देश से बड़ी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर देश से बड़े हैं। जब इतना दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान से ये आईएसआई ट्रेंड मिलिट्री के लोग आकर मिलिट्री स्टाइल में एग्जीक्यूशन हुआ उन लोगों का, तो जाहिर है देश का पक्ष रखने के लिए हमेशा हाजिर थे। इसको पॉलिटिकल दूरबीन से बीजेपी का अपोज करेंगे। अगर हम गए तो कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए, हम तो देश के लिए गए, और बोलेंगे इसमें क्या बात है। अभी सर हमने बरेली में एक प्रोटेस्ट देखा और आपने उस पर कुछ टिप्पणी भी करी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो वायलेंस वहाँ हुई और जो पोस्टर्स लगे, आपने कहा कि आई लव। वहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ। प्रोटेस्ट का कॉल मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब दिए, वहाँ लाठीचार्ज हो गया। परमिशन नहीं मिली उनको? वो उनको बोले जाकर दो, बाद में लाठीचार्ज हो गया। अब उनको अरेस्ट भी कर लिया। आप अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूँ जिसमें मेरा
फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस पोस्टर में कोई वायलेंस का नहीं है प्रमोशन, ना कोई प्रोवोकेशन है। किसी ने उठाया महादेव से हम मोहब्बत करें, भाई करो भाई, 98% इस देश में लोग रिलीजियस हैं। यही तो खूबसूरती है इस देश की। जो नहीं मानता किसी को उसको भी हम सेलिब्रेट करते। मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया? आपको याद होगा 2018 में नरेंद्र मोदी ने केरल के एक आर्टिस्ट का पोस्टर प्रमोट किया था, हनुमान का पोस्टर था। Yes. मोदी ने प्रमोट किया, किसी ने एतराज नहीं किया। हम आज भी नहीं कर रहे हैं भाई। वो आप प्रमोट करेंगे और ये मुसलमानों के लिए, देखिए समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सबसे कीमती चीज है हमारे माँ बाप, हमारी दौलत, हमारी औलाद से बढ़ के हमारा फेथ का हिस्सा है। अब कोई इजहार कर रहा है तो उसमें गड़बड़ क्या हुई? वायलेंस अगर वो कर रहा है तो कंडेमनेबल है। तो अब आपसे पूछ के मुझे मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। और आखिरी बात, लव से क्यों नफरत है बीजेपी को? लव से तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। आपको याद होगा मुगल आजम का वो गाना, वो हम तो अभी याद आ रहा है, क्या है वो, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। इसमें बिठा के सुनाना पड़ेगा इन लोगों को, भाई देखो तो मोहब्बत से, इन लोगों को मोहब्बत से नफरत क्यों है? मोहब्बत से तो भाई, अरे इसमें क्या प्रोवोकेशन है, समझ नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक्शन आपके हिसाब से ठीक नहीं था? बिल्कुल गलत था। बरेली में जो हुआ बिल्कुल गलत था। हम तो यूपी गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि जितने लोगों को अरेस्ट करें उनको छोड़िए। अरे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, देश में भी नहीं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में सही नहीं जा रहा। सर, ये जो बार बार बोला जाता है कि वोट चोरी हो रहा है और ये गद्दी छोड़ो, इस पे इंडोर्स करते हैं इस चीज़ को, कि इस तरह के बयान को? और जो राहुल गांधी जैसे बाहर जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं, देखिए इसको किस तरह से मैं देखते हैं? राहुल गांधी या उनकी पार्टी के ताल्लुक से नहीं बोल सकता, उनके काबिल लोग हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे बीजेपी को हराना है, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है ना, 24 घंटे ये लोग काम करते हैं, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उनकी हर चीज़ को चेक करते रहें, हर चीज़ को। 2009 में या 2014 में एक वोटर लिस्ट में ऐसे ही हो गया था मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोग जाकर, उस वक्त सीओ भनवल लाल साहब थे, आज दुनिया में नहीं है वो, उनको जाके बताए, हम प्रूफ बताए, तो बोले देखिए अब मेरे पास तो उस ज़माने में, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये आ गई है, आप लोग देख लीजिए। तो हमको जहाँ जहाँ ऐसा डबल एंट्री हुई थी, हम लोग पोलिंग एजेंट्स को बिठाकर उसको चैलेंज किए। तो 1 घंटे के बाद वो लोग आना बंद कर दिए, वो लोग जिसके वो थे। तो ये देखिए, आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट है। आप ब्लिंक करेंगे, ये लोग अपना काम करेंगे, तो जाहिर है हमको तो अलर्ट रहना चाहिए और वोटर लिस्ट को चेक करना चाहिए, नाम चेक करना चाहिए। गलत आए करेक्ट करिए, माने आपको ऑन टोज रहकर काम करने की जरूरत है। सर, 26/11 पर पी चिदम्बरम का एक बयान अभी हमने सुना हाल में। उन्होंने कहा कि हम तो हमला करना चाहते थे लेकिन सरकार पीछे हट गई, एमईए ने बोल दिया, या किसी का व्यू कुछ ऐसा आ गया कि नहीं, अमेरिकन दबाव आ गया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली अभी हाल में, जो सिंदूर हमने ऑपरेशन किया है, तो इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? अब वो देखिए, चिदम्बरम साहब वो लिखे हैं, उस वक्त की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कुछ और थी, आज की स्ट्रेटजी कुछ और है। तो अब वो तो रूलिंग पार्टी थे, तो उस पार्टी को सब्सटेंशिएट करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर हो, हम तो उसे सपोर्ट करें। और हम ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई से अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद ये लोग हिमाकत नहीं करेंगे, तो ये गलती कर रहे हैं। ये लोग हिमाकत करेंगे दोबारा, आज नहीं तो कल फिर। तो इस पर हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सर, अभी मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आता हूँ क्योंकि आप उस पर काफ़ी चर्चा करते हैं। इजराइल और हमास का जो रिसेंट सीज फायर हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है लॉन्ग टर्म रहेगा, और आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, एक बात जो एक्सपर्ट्स जो लिख रहे हैं कि ठीक है सीज फायर रुकना चाहिए, 65,000 लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी मारे गए, जेनोसाइड उनका हो रहा है, जिसमें से 20,000 बच्चे हैं, 15 से करीब ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, 12-13 लाख जनता के घर बर्बाद हो चुके हैं।
मगर ये बताइए कि ये टोनी ब्लेयर क्या करेगा उसमें जिसके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं, और ये बोर्ड बनेगा उसमें ट्रम्प क्या करेगा, पैलेस्टीन अथॉरिटी कहाँ है वहाँ पर, और फिर इसमें कोई क्लियर 20 पॉइंट्स जो है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इज़राइल की आर्मी जो जेनोसाइड कर रही है वो कहाँ जाकर रुकेगी, और फिर पैलेस्टीनियन स्टेट का क्या होगा। तो ये तो हमको लगता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। मगर अब ठीक है, ये तो सीज़फायर रुका है, मगर जो जेनोसाइड कर उनसे क्या होगा, उनको कोई सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जेनोसाइड हुआ वहाँ पर, तो उनको कुछ उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी नहीं होगी, ये हमको देखना है। भाई 7 अक्टूबर का हवाला दे रहे, जो नखबा हुआ था अर्ली 1900s में, उसका क्या था वो कंटिन्यूस। अब अच्छा, उससे ज़्यादा वेस्ट बैंक में आपने करीब 500 फ़लस्तीनियों को मार दिया। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ़ की। कैसे तारीफ़ करेंगे जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC का वारंट है। प्राइम मिनिस्टर क्यों तारीफ़ कर रहा है? वो तो जेनोसाइड है, जेनोसाइड रजीम है वो पूरी। और ये बार बार जो बीजेपी प्रमोट करे इजराइल हमारी मदद करता, कोई मदद नहीं करता, हम पैसे दे के लेते हैं उनसे, फ्री में कोई नहीं देता। फ्री में कोई देता है क्या बताइए आप? कोई नहीं देता है। बट एक जेनोसाइड रजीम है, 65,000 लोगों को उन्होंने मार दिया वहाँ पर, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पर। आपको मालूम नवीन साहब कि अब उसका जो डेब्रिस उठाने के लिए, सिर्फ डेब्रिस 5 साल लगेंगे, 5 years। 65,000 तो मर गए, अब उसके नीचे कितने लाशें निकलेंगी या हड्डियां निकलेंगी किसी को पता नहीं है। तो बेसिकली यू आर अपोजिंग दिस, मतलब लाइक यू आर नॉट क्लियर, अभी क्लैरिटी नहीं है। सवाल अपोज का नहीं है, सवाल यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। वेस्टर्न पावर्स क्या करेंगे? आप ही तो क्रिएट किए, बाल्फोर डिक्लेरेशन से तो आपने सब तमाशा किया, आप ही ने किया। और यूएस तो कंप्लीटली ब्लेटेंटली अंधा बन जाता है इसराइल के मामले में। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए हैं। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में हैं। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है, मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू। 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो ईरान में हम बना रहे हैं। उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेके। अरे सर, खामियां सब में है ना। कहाँ खामियां? आप खामियों को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना, आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे। मैं मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। वो यहाँ पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहाँ पर। आप देख रहे कैसा हो रहा है। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया। ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे इस्टेब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए हमारा वहाँ पर है ना बहुत ज़रूरी। तो ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज़। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं, बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो पहली की रजीम थी, हम तो 5-6 हज़ार लोगों को ट्रेन किए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, वो अलग बात है। रोड्स बनाई हैं, डैम्स, पार्लियामेंट सब बहुत किया है। तो हमारा वहाँ और जो गुडविल इंडियंस की है वहाँ पर, सिख लोग वहाँ पर, पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है। तो ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा ना। तो ये हम कैसे छोड़ेंगे अफगानिस्तान को? एक और मुद्दा सर, टैरिफ का जो चल रहा है, आपको लगता है कि जो हमारी पोजीशनिंग है वो अच्छी है? हम लोग झुक नहीं रहे हैं अमेरिका के आगे? ये तो सरकार की नाकामी है, बिल्कुल नाकाम है। आप देखिए हमारा 35,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, आधा वो ठप हो गया। सूरत में आप मालूम करवा लीजिए, लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम है, उसमें लेबर की नौकरी जा रही है। तमिलनाडु में रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर है, उनको नुकसान पहुंच रहा है।
तो हमको तो तकलीफ हो रही है उससे। बट सरकार का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, अपने इंटरेस्ट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मगर इससे तो ये इनके टैरिफ से हमारी इंडस्ट्रीज को तो नुकसान पहुंच रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको रिलीफ दे, उनको कुछ करे, बताएं आप कैसा करेंगे। चाहे कुछ जो भी टेक्निकल जो टर्म है कि वो अपना सामान भारत में बेच सकते हैं क्या, जो भी है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जैसा भी है, तो सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं आखिरी में आता हूँ सर, आपकी स्पीचेस को पूरा देश देखता है, बड़े फैक्ट बेस्ड स्पीचेस होती हैं पार्लियामेंट में, तो क्या अब आप किस सब्जेक्ट पर अब आगे काम कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट पे बोलना आपने सर वक्त पे पोजीशनिंग की, वन नेशन वन इलेक्शन पे पोजीशनिंग की, नहीं, अब नवीन साहब जो इशू आएगा तो उस पर तो आप लोग तो उस पर बोलना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई आप तो जो अगर नहीं मालूम तो जानकार लोगों से पूछ लीजिए, बोलते रहिए। तब जैसा कल 2 दिन पहले अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया वो पॉपुलेशन का, राइट, कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में। आपको मैं अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या बोले, क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह क्या बोले, ये दीमक है, दीमक है। उससे पहले मोदी जी क्या बोले, मैं ये कैंप खोलूंगा आबादी बढ़ाने के लिए, सीएम थे। फिर मोहन भागवत बोले कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है एक समुदाय का। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बोले कि मूल निवासी पॉपुलेशन गिर रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, 3 बच्चे पैदा करो आप। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं, पहले तो बोले मुसलमान आगे बढ़ रहा है। ये झूठ है। आसाम जब 51 में आसाम से 2 या 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं उसमें 10% का इजाफा हुआ, और जो 10 लोग हैं उसमें अगर 10 लोग का इजाफा तो 100% दिखेगा आपको। इतनी वीक है मैथमेटिक्स में अमित शाह तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गवर्नमेंट का डेटा है, TFR रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा गिरा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री हैं ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं। और लास्टली कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात बताइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र नहीं है। कागज पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो भाई कोर्ट का काम है, और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते, तो आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में सर आ गया, लास्ट सवाल। गवाही साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की किसान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाही साहब का कोर्ट में हुआ है, जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ गवाही साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाही साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, इस NCRB का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा भी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 करीब।
और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है, नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है, हमने कहा आस्था पे नहीं दे सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। आज जूता फेंके कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो तो लगता है केस बुक होना चाहिए? नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया सर। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकाल लीजिए कितनी देर के बाद। अरे हाईएस्ट लेवल पे इसका कॉग्निजेंस हुआ है। अरे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता, तो क्या करते अब तक? ये तो बहुत नहीं, ये फैक्ट। नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मगर फैक्ट है। नहीं सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है। इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप मत करिए। नहीं, लेकिन कि मतलब कोई और धर्म का होता तो मतलब उसका कंडेमनेशन तो ऐसा ही होता। क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसको हीरो बना दिए उसको। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।